पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में जलालत भरी परफॉर्मेंसेज की वजह मिल गई है और साथ ही साथ इस चीज़ की गारंटी भी मिल गई है कि आगे आने वाले मजीद जितने भी वर्ल्ड कप्स हैं हमारी उनमें परफॉर्मेंसेज ऐसे ही रहनी है या इससे मजीद घटिया ही होनी है, अच्छी नहीं होनी। इस चीज़ की भी गारंटी मिल गई है क्योंकि मैंने आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लिया। वो यकीन करो मेरे आज के दिन के रोज़े के साथ वो जो 58 मिनट थे ना, इतने को मैं कहता हूँ घटिया किस्म के गए हैं ना, वो फुल टाइम टॉर्चर। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद ना मुझे अब अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छे लगने लग गए हैं। मुझे यकीन करो अच्छे लगने के साथ साथ उन पर थोड़ा सा तरस भी आ रहा है कि यार वो इस मैनेजमेंट के नीचे काम कैसे कर रहे हैं। वो बेचारे रोज़ इस टॉर्चर से गुजरते होंगे। हम तो यकीन करो ये आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मुद्दतों बाद, यकीन करो वर्ल्ड कप गुजरे हुए कोई ज़माना गुजर गया, 2 हफ्ते हो गए हैं ऑलमोस्ट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करने में शहजादों को 2 हफ्ते लग गए हैं और उसके बावजूद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे उनको छुपना पड़ रहा है, सवालों के पीछे भागना पड़ रहा था। बल्कि एक दफ़ा तो बहाना बना लिया, मिसबाह हक का बहाना बना लिया कि शहजादी की फ्लाइट का टाइम हो गया। मतलब पहले ही आकिब जावेद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों में डंडियां मार रहे थे। मतलब अगर कोई जर्नलिस्ट बैठ के 2 सवाल करता है ना लगातार, तो उसमें से एक आधे का जवाब दे के, लंबा चौड़ा करके ज़रा जवाब दे के चुप करके बैठ जाना, फिर आगे से दूसरा जर्नलिस्ट शुरू हो जाता है। तो उसका जो एक इंपॉर्टेंट सवाल था वो रह जाता था। मैंने 2-3 दफ़ा ऐसे नोट किया कि बीच में डंडियां मार रहे थे। और फिर जब एक क्वेश्चन बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस आ गया था कोई, शहजादे ने फ़ौरन ही बहाना लगा दी, पीछे से किसी ने बोल दिया कि वो मिसबा भाई का ना टाइम हो गया फ्लाइट का, तो निकलो जरा जल्दी करो, इनसे पहले 2-4 सवाल जो करने हैं कर लो, ठीक है, उसके बाद इनकी फ्लाइट का टाइम हो गया। भैया अगर फ्लाइट का टाइम आपको पता ही था तो आकिब जावेद साहब शुरू से ही आगे जो लगे पड़े थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनको ज़रा वेट करा लेते। पहले मिसबा भाई की हम ले लेते, फिर आकिब जावेद की भी ले लेते तसल्ली से बैठ के। को बहाना तो ना होता ना, लेकिन ये घर से ही सोच के आए थे कि अगर आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन आ गया, क्योंकि हमने 2 हफ्ते की भरपूर तैयारी तो की है, लेकिन फिर भी अगर कोई आउट ऑफ सिलेबस आ रहा था, कोई हिसाब किताब लग जाता है, तो एक आधा बहाना हमारे पास ऐसा भी होना चाहिए बीच में, फिर हम ना माहौल चेंज कर देंगे। ऐसा भाई साहब इन्होंने सीन बना के रखा हुआ था। और माइंड सेट की तो मैं क्या ही बात करूँ। मतलब शहजादे हमारे आकिब जावेद का माइंड सेट ये है कि इंडिया को हम तो हरा ही नहीं सकते। मतलब हमारे बड़ों ने, हमारे ग्रेटेस्ट कैप्टन गुजर चुके हैं, अगर वो नहीं हरा सके तो हमारा ये कल का आगा सलमान क्या ही हरा सकता है। मतलब अब इस तरह के माइंडसेट में यकीन करो, पहले वो शैडी ने जब इस तरह की बात की थी कि हमारे बड़ों ने अगर इंडिया को नहीं हराया तो अगर हम भी नहीं हरा पा रहे तो क्या हो गया। हमने फिर भी चलो एक दफ़ा हराया तो T20 वर्ल्ड कप में, हमारे बड़े तो वो भी नहीं कर सके। यकीन करो मुझे उस टाइम पे शैडी पे गुस्सा आ रहा था, अब मुझे शैडी पे पता नहीं क्यों तरस आ रहा है, क्योंकि हमारी जो मेन मैनेजमेंट बैठी हुई है, जो हमारे सीनियर ऊपर बैठे हुए हैं, उनका ही माइंडसेट जब इस हिसाब का होगा तो बाकी नीचे वाले प्लेयर तो फिर सही हैं। वो तो सही आके फिर डंडियाँ मारते हैं, वो इंजरियाँ भी लेके घूमते रहते हैं। इंजरी से वैसे याद आया, बाबर आजम और फ़खर जमान इंजर्ड हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। यकीन करो वर्ल्ड कप में बाबर, मैंने कब सुना है कि बाबर आजम इंजर्ड है? कोई ज़माना गुजर गया बाबर आजम को देखते हुए। मतलब पहले ये खबरें आती थी कि बाबर आजम ने आज 50 कर लिया, बाबर आजम ने आज 100 कर लिया, इस तरह की डेली हम खबर सुनते थे। फिर एक ज़माना आया कि बाबर आजम आज फिर फ्लॉप हो गया, आज फिर फ्लॉप हो गया, फिर एक ये वाला ज़माना आ गया बाबर आजम का। ये ज़माना कभी आया ही नहीं कि बाबर आजम इंजर्ड है। मतलब यकीन करो मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कब सुना होगा लास्ट टाइम कि बाबर आजम इंजर्ड है और वो इंजरी की वजह से कोई सीरीज मिस कर रहा है या कोई टूर्नामेंट ही मिस कर रहा है। ऐसा हमने कभी सुना ही नहीं है। तो वो जो वर्ल्ड कप में लास्ट मैच में बाबर आजम को आपने रेस्ट दिया था श्रीलंका वाले मैच में, वो इंजरी की वजह से रेस्ट दिया था। हम तो ये समझ के बैठे थे ना कि हमने मैच ही बड़े तगड़े मार्जिन से जीतना है, तो बाबर का वहाँ पे कोई काम ही नहीं है, तो बाबर को बाहर बिठा देते हैं, फ़खर को लेके आ जाते हैं। ठीक है, हम तो ये समझ रहे थे। तो क्या उस मैच में बाबर आजम इंजर्ड था जिस वजह से आपने उसको बाहर बिठा दिया? या फिर वर्ल्ड कप के आखिरी मैच में पानी पिलाते हुए या अपना किट बैग उठाते हुए हैं, या प्लेन में बैठते हुए, या कहीं मोच वोच आ गई हो, या इस तरह की कोई इंजरी हो गई हो, तो हम कुछ कह नहीं सकते, वरना वो बंदा खेला तो है नहीं। तो इस तरह भाई साहब मुझे बाबर आजम की इंजरी की कोई समझ नहीं आ रही, और इसी के साथ साथ फ़खर मेरे दोस्त की इंजरी की भी कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि आखिरी मैच वो जो खेला है उसी बंदे ने ही अकेला खेला। बाकी तो सारे शहजादे पता नहीं क्या करने आए हुए थे, घूमने आए हुए थे गार्डन में, अकेला वही शहजादा मार रहा था। तो अगर फ़खर जमान इंजरी के साथ खेला था श्रीलंका वाला मैच, तो फिर तो यार उसको आगे जितने भी मैचेस आ रहे हैं, और अगर आप फ़खर जमान को खिलाते हो तो इंजर्ड अगर वो बंदा है या नहीं है, उसको ज़बरदस्ती इंजर्ड करो, उसका कोई घुटना तोड़ो या उसकी कोई टांग शांग तोड़ दो या कुछ भी कर दो, उसको इंजर्ड करके ही खिलाओ, क्योंकि वो अगर इंजर्ड है उसके बाद उसकी परफॉर्मेंसेज और भी निखर के आती हैं। ठीक है, या अगर वो उस मैच में इंजर्ड नहीं था और उसके बाद इंजर्ड हुआ है, तो हमें ये भी बता दो कहाँ पे हुआ है। क्या वो भी बाबर आजम की तरह किट बैग उठाते हुए या प्लेन पे चढ़ते हुए या प्लेन से उतरते हुए, ठीक है, इसी चीज़ में ही इंजर्ड हो गया? मतलब हमें कोई रीज़न भी तो दो ना, हमें पता भी तो चले कि हमारे प्लेयर्स इंजर्ड हो कहाँ रहे हैं, किस वजह से इंजर्ड हो रहे हैं। तो इस तरह भाई साहब ये इंजरियों वाली कहानी पे मुझे तो एटलीस्ट यकीन नहीं आ रहा। वैसे तो यकीन करो आकिब जावेद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के चुस्से मारी हैं, मुझे तो उसकी किसी बात पर ही यकीन नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से वो शहजादा बातें गोल मोल करके जान छुड़वा रहा था ना, हालांकि 2 हफ्ते उन्होंने इस चीज़ को लगाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी में, उसके बावजूद भी वो शहजादे आके ऐसे बैठे हुए थे जैसे हम एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठते थे, क्योंकि हम भी ऐसे ही, खैर हम तो तैयारी नहीं करके जाते थे एग्जामिनेशन हॉल में, तो हमारा तो बनता था। और ये तो 2 हफ्ते की तैयारी करके आए हैं, उसके बावजूद भी इनकी हालत ये है
तो सुभान अल्लाह। और इसी के साथ साथ इंडिया को हम हरा तो सकते नहीं है, ये तो हमने भाई लिख दिया, ये तो हमारे आकिब जावेद साहब ने कह ही दिया कि भाई इंडिया को अगर हमारे पहले बड़ों ने नहीं हराया तो हमारे बच्चों ने क्या ही हरा लेना है। उसी के साथ साथ हमारे बुमरे की भी बड़ी तारीफें चल रही थी कि बुमरे जैसा बॉलर पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पे कोई है ही नहीं, क्योंकि जिस एक्शन से, जो उसका ऑकवर्ड सा एक्शन है, उसको तो बल्कि उस्मान तारिक बोल दिया उन्होंने कि वो फास्ट बॉलर्स का उस्मान तारिक है, क्योंकि उसका एक्शन बड़ा ऑकवर्ड सा है, किसी को समझ नहीं आती, वो कभी आगे कैसे बॉल कर देता है, कभी कैसे बॉल कर देता है, ठीक है। तो वो ज़रा अजीब सा है, वो इस वजह से भाई साहब वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। एक तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि वो इंजरी से पहले इतना थ्रेटनिंग नहीं था जितना वो अब हो गया इंजरी के बाद, तो मतलब उसकी बॉलिंग पर काम हुआ है, उसका एक्शन तो पहले भी यही था, अब भी यही है, ठीक है। और हमारे काफ़ी बैटर्स तो ऐसे हैं जो उसको खेल खेल के उन्होंने ज़िंदगी गुजार दी है, उसके बावजूद भी हम उसके खिलाफ क्यों फंस रहे हैं। ये चीज़ भी तो देखो ना यार, आपके कोई नया बैटर हो ना बुमराह के खिलाफ पहली दफ़ा खेल रहा हो, चलो वो तो फंसा समझ भी आता है, ठीक है। हमारे वाले खेल खेल के बेचारे जिंदगी गुजार के बैठे हुए हैं। या इवन के आईपीएल की मिसाल ले लो यार, इंडियन टीम डेली नेट्स में खेलती है बुमरे को, उसके बावजूद भी वो आईपीएल में इतना ज़्यादा थ्रेटनिंग होता है, वो सबसे अच्छी बॉलिंग वहीं पे कर रहा होता है, अच्छी इकोनॉमी के साथ कर रहा होता है। कभी कोई दिन आ जाता है ऐसा, को माड़ा मार कुटाई पड़ जाती है उसको, जो कि उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में भी पड़ जाती है। यकीन करो वो यूएसए के खिलाफ भी मेरा ख्याल है 40-45 रन खा के खड़ा हुआ था एक मैच में, यूएसए के खिलाफ उसने 40-45 रन खा लिए थे, ठीक है। तो क्या यूएसए की टीम हमसे ज़्यादा बेहतर हो गई है? समझो ना इस बात को। बुमरे की ऐसे खाम खाई तारीफें करने में लगे हुए थे, ठीक है वो अच्छा बॉलर है, उसने अपने आप के ऊपर मेहनत की है, इस चीज़ को भी समझो। वैसे तो यकीन करो उनका हार्दिक पांडु भी हाथ नहीं आ रहा होता, उनका पांड्या वो 125-30 पे आके इतनी तगड़ी बॉलिंग कर रहा होता है, 136 पे या 135 तक जाता है वो मर मर के, ठीक है। वो उस पेस पे भी इतना ज़्यादा थ्रेटनिंग हुआ होता है, वो आगे ऊपर से 1-2 आउट करके चला ही जाता है। हमारा शीनू तो नहीं करता, वो नल्ला जिसको आपने ओडीआई का कैप्टन बना के भेज दिया। ये तो यकीन करो और शुक्र करो हमारे बड़ों का, जो हमें ये 2009 का वर्ल्ड कप जितवा के दे गए यूनुस खान साहब, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवा के दे गए हैं सरफराज अहमद साहब, और 92 का वर्ल्ड कप इमरान खान साहब जितवा के दे के चले गए हैं। वरना ये हेड कोच नल्ला बैठ के ये भी बात कर देता कि हमारे बड़ों ने तो कभी वर्ल्ड कप भी नहीं उठाया, तो हमारी ये टीम भी नहीं उठा सकती। जिस तरह इन्होंने ये बात कर दी है कि हमारे बड़े ही नहीं इंडिया को हरा पाए, तो हमारे बच्चे क्या हरा पाएंगे यार। यकीन करो अगर इस तरह के माइंडसेट के साथ अगर आप बैठोगे ड्रेसिंग रूम में, और ये माइंडसेट लेके आप टीम सिलेक्शन करोगे, प्लेयर सिलेक्ट करोगे, या प्लेयर्स के साथ बैठ के उनको मोटिवेट, क्या क्या मोटिवेशन देंगे यार, यकीन करो मुझे आप खुद बता दो। मजाक से अलावा ऐसे नल्लों को देख के ना और ज़्यादा गुस्सा आता है, और मुझे अपने उन प्लेयर्स पे और भी ज़्यादा तरस आ रहा है जो इनके नीचे बैठे हुए हैं, जो इनके नीचे खेल रहे हैं, क्योंकि प्लेयर्स ने तो अपना कैरियर भी बचाना है। फिर वो प्लेयर्स हमारे बिल्कुल ठीक है जो इंजरियाँ कैरी कर करके घूमते रहते हैं। अब शाहीन नल्ले को देख लो, इंजरियाँ लेके वो बंदा फिरता रहता है, पेस उसकी वापस आ नहीं रही। शैडी को देख लो तो वो भी बंदा इंजरी के साथ करता रहता था, पहले बॉलिंग खुद ही कहता था कि भाई मैं उस हिसाब से बॉलिंग कर ही नहीं पा रहा। इंजरी के बाद तो हमारा कोई प्लेयर वैसा होके आया ही नहीं है। नसीम शाह की छुट्टी हो गई है, शाहीन साहब की छुट्टी हो गई है, शैडी मेरे दोस्त की भी छुट्टी हो गई है, ऐसे तो नाम गिनते बैठो प्लेयर्स खत्म ही नहीं होने। तो मेरे हिसाब से अगर हम प्लेयर्स को बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो उसी के साथ साथ इस तरह की मैनेजमेंट को भी क्रिटिसाइज करना बनता है, जिनका हिसाब किताब ही कोई नहीं है, जो बेचारे ऐसे लगते हैं जैसे पता नहीं वो कोई क्लब की टीम बना रहे हैं। खैर भाई ये हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसको सुनने के बाद और देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि हम आगे वाले वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि हमारा माशाल्लाह से जो माइंडसेट है मुझे समझ आ गई है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो जलालतें माशाल्लाह से बड़े अरसे से लगी पड़ी हैं वो ऐसी ही लगी रहेंगी, क्योंकि हमारी जो ऊपर बैठी हुई है थिंक टैंक सारी की सारी, सारों का बेड़ा गर्क हुआ है। बाकी आप सबको क्या लगता है यार, आप अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।